हेलो एडीपीएंस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ हर्ष मालव। और बच्चों, आज हम मचाने वाले हैं इन दो चैप्टर्स में जिनका नाम है वेक्टर और 3D। आप जानते हैं कि वेक्टर और 3D कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए। दे आर वेरी वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि वेक्टर्स अगर अच्छे से आता है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी आता है, और अगर वेक्टर्स नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि जब आपको किसी भी वैल्यू के ऊपर एक एरो बना हुआ दिखेगा, आप उस सवाल को छोड़ दोगे। इतना खौफ हो जाता है कि नहीं? इतना खौफ, इस चैप्टर का इतना खौफ है बच्चों में कि बच्चा इस चैप्टर को करने से पहले ही डरता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर द इजीएस्ट वन एज कंपेयर एज, मतलब अलजेब्रा की बात करें तो सबसे इजी चैप्टर बोल सकते हो, या वेक्टर 3D की बात करें तो बहुत आसान चैप्टर है। और जेईई मेंस में बहुत हल्के फुल्के सवाल आते हैं, इस पर ज़्यादा ट्रिकी सवाल नहीं आ सकते। अगर इन चैप्टर्स को आपने बेसिक फॉर्मूला लेवल तक तैयार कर दिया ना, तो आई गारंटी यू कि आप सब कुछ कर पाएंगे। इसलिए सेशन में एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन सारी बातों को ध्यान से सुनना और मचा क्या जाना जेईई मेंस के पेपर में। डेफिनेटली यू विल रॉक। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से। सबसे पहले जीरो वेक्टर और नल वेक्टर आता है। अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड दैट इज व्हिच हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। सही बात है भाई। वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है ये बहुत अच्छे से पता है आपको। भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर क्या होता है? इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये है वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड दैट इज व्हिच हैव द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है वो जीरो वेक्टर है। उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होता है? जीरो के बराबर। अच्छा, डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस होता है वो आप समझिए कि डायरेक्शन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए एक बहुत अमीर दोस्त है, वो जाने वाला है दुनिया से, उसके पास बहुत पैसा, उसने खजाना छुपा रखा है। एज दैट पिक्चर, कौन सी मूवी थी वो? धमाल थी, टोटल धमाल थी, आई डोंट नो, है ना, डब्ल्यू के नीचे। अब उसने बोल दिया कि डब्ल्यू से 5 फुट नीचे जो है वो खजाना छुपा हुआ है। तो डब्ल्यू से 5 फुट नीचे जमीन में खजाना छुपा हुआ है। तो इतने में दोस्त सुन लिए, दोस्त बैठे हुए थे, दोस्त भाग गए खजाना ढूंढने के लिए वहां पे। अब बात यह कि डब्ल्यू तो यहां पर बना हुआ है, अब लोग क्या खजाना ढूंढ रहे हैं दोस्त उसके। अब खजाना उसने बोला था डब्ल्यू से 5 फुट नीचे, 5 फुट नीचे या 10 फुट नीचे, जो भी था, ठीक है। तो उसने नीचे खड्डा खोद दिया, उधर नहीं मिला। 5 फुट इधर खोद दिया, 5 फुट इधर खोद दिया, 5 फुट, पागल की तरह खोदता गया खोदता गया खोदता गया, है ना। अगर वो रुक के थोड़ा सा ये सुन लेता कि डायरेक्शन क्या है तो चीज़ें सही हो जाती। तो डायरेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये तो खैर जोक्स अपार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, जीरो वेक्टर नल वेक्टर हो चुका है। यूनिट वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर क्योंकि बहुत बार काम आएगा। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जो कि ए के डायरेक्शन में होता है। अगर मान लीजिए मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू ए कैप एंड दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये आपका यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर को अपन कैप से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में होता है पर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। अगर अभी कभी भी आपको बोला जाए कि एक वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 7 के बराबर है, तो 7 के बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, ए कैप निकाल लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से। क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। कोलिनियर वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल डिसरिगार्ड्स टू देयर डायरेक्शन। कोलिनियर वेक्टर आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर। ये बात ध्यान रखना, कोलिनियर वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ध्यान रखना, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलिनियर या फिर पैरेलल हैं तो ए बराबर होगा लैम्डा बी, या फिर आप बोल सकते हैं बी बराबर होगा लैम्डा ए। ये बात ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर बराबर होगा लैम्डा बी या फिर बी वेक्टर बराबर होगा लैम्डा ए के। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी और पैरेललिटी ऑफ टू वेक्टर्स। सिंबॉलिकली टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू के बी। के बी मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू आर, है ना, वो आर होगा, के बिलोंग्स टू आर। ये बात ध्यान रखिएगा, ए बराबर लैम्डा बी या फिर बी बराबर लैम्डा ए, दोनों बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। कोप्लेनर वेक्टर, भाई दो वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं मतलब सेम प्लेन में होंगे। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर, ये बात ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर बराबर कब होंगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लेंथ। इनकी लंबाई सेम होगी, द सेम और पैरेलल सपोर्ट और द सेम सेंस। ऑब्वियसली बात है, दो वेक्टर्स बराबर कब होंगे या इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स कब होगी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात है पोजीशन वेक्टर। ये भी आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लीजिए मुझे ए बी वेक्टर को लिखना है तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए बी वेक्टर
वेक्टर होगा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। भाई मुझे ए बी वेक्टर लिखना है, तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर यहां ये ओरिजिन से जुड़ा हुआ है तो ये वाला वेक्टर क्या है? ये आपका ओ बी वेक्टर है, ये आपका क्या है? ओ ए वेक्टर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर प्लस का ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर? सर ये कहां से लिखा आपने? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने ऐसा लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अच्छा, एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल निकालना भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। एंगल निकालने में भी सेम सेंस में वेक्टर जाना चाहिए, सेम डायरेक्शंस में वेक्टर जाना चाहिए, तभी आप एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला इस तरीके से, ये डायग्राम जा रहा है इस तरीके से, तो मुझे इसके बीच का और इसके बीच का एंगल निकालना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो ये वाला इनके बीच का एंगल नहीं होगा, इनके बीच का एंगल कौन सा होगा बताओ? ये वाला इनके बीच का एंगल होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इस तरह से जाने चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोला यहां पे ये वेक्टर है और यहां पे इस तरह से ये वेक्टर है, ये इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। यही एंगल काउंट होगा थीटा। पर यहां पे आप देख सकते हैं एक एंगल थीटा 1 है और एक थीटा 2 है। मुझे इस और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा 1 होगा कि थीटा 2 होगा? जल्दी से बताओ, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा 1 होगा कि थीटा 2 होगा? छोटी छोटी सी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी है। ऑब्वियस सी बात है, दैट एंगल विल बी इक्वल टू थीटा 2। याद रखिएगा, दैट एंगल विल बी इक्वल टू थीटा 2। अच्छा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक बात और आती है। अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मैं आपसे बात करूं इस तरीके से, ये आपका एबीसी पॉइंट हो गया, ऐसे गए और ऐसे निकल गए, यानी आपने क्या लिखा? ए बी वेक्टर प्लस का आपने लिखा बी सी वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए सी वेक्टर के, राइट। ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर प्लस का सी ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 0। यस और नो? क्योंकि ए सी वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस का सी ए वेक्टर, तो माइनस का सी ए वेक्टर इधर आगे प्लस का सी ए वेक्टर हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं तीनों का सम किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? देखो, जब भी आपको एक पॉलीगन में अगर इस तरह से दिखाई दे कि आपका पहला वर्ड है ए और ए से स्टार्ट होके फाइनली वो ए पे खत्म हो रहा है और बी के बाद आपको बी मिल रहा है, सी के बाद सी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उन सबका नेट सम कितना होगा? 0 के बराबर। दैट नेट सम विल बी 0 इफ इट इज अ क्लोज्ड फिगर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर प्लस का सी डी वेक्टर प्लस का डी ई वेक्टर प्लस का ई डी ई एफ प्लस आपका लिख दिया मैंने एफ ए वेक्टर, मैंने आपसे पूछ लिया क्लोज फिगर्स के वेक्टर है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? डेफिनेटली इट विल बी 0। व्हाई इट विल बी 0? क्योंकि ए के बाद भाई बी के बाद बी आ रहा है, सी के बाद सी आ रहा है, डी के बाद डी आ रहा है, ई के बाद ई आ रहा है, एफ के बाद एफ आ रहा है और ए से स्टार्ट होता है ए पे खत्म हो गए, इसका मतलब आंसर विल बी 0। अब ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज दैट के नेट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सारे नेट फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। सपोज आप मोटर बाइक चला रहे हैं, जा रहे हैं आप घूमने, है ना, आपकी मोटर बाइक कर रही है बहुत ज्यादा आवाज, मतलब आपने उसको खड्डे में खुदा के उसकी हालत ऐसी कर दी है, मतलब है पिताजी की बाइक वो, पर आपने उसको बना दिया है मतलब कबाड़ी की बाइक, है ना, इस तरह से आपने बिल्कुल कबाड़ा बना दिया उसको चला के। तो वहां पे क्या हो रहा है? वो साउंड क्यों करनी है? इतना ज्यादा वाइब्रेशंस क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे होंगे। अगर बाइक इज गोइंग स्मूथली, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, बाइक इज गोइंग स्मूथली, अगर वो बहुत स्मूथली चल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे नेट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो कोई भी नॉइज और कोई भी वाइब्रेशन वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। करते हैं ना आप लोग ऐसा, है ना, अपनी गाड़ी नहीं कुदाते, है ना, पिताजी गाड़ी लेके निकलते हैं और जैसे ही खड्डा आता है मजा आता है, कुदाते हुए निकलते हैं, है ना। ब्रेकर पे तो सबसे ज्यादा ब्रेकर पे कुदाते हैं और हवा में उछालते हुए ले जाते हैं उसको, है ना। अगर आप चलाते हैं बाइक, तो नहीं चलाते कोई बात नहीं, आगे जाके चलाओगे तो ऐसा ही करोगे, देख लेना, ठीक है। तो लो ये हो गया। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला वही सिंपल जैसा आप स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं, राइट गाइस। तो मेन चीज आप ये ध्यान रखिएगा, ये पॉलीगन वाली चीजें कई बार काम आ जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो, चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन टू वेक्टर्स। वो दो वेक्टर्स के बीच में ही लगेगा। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे बोल दिया। व्हाट इज दिस? ए डॉट बी क्रॉस सी, ये मीनिंगलेस है। दिस इज मीनिंगलेस बाबू, दिस इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ए डॉट बी तो क्या है? ए डॉट बी तो एक स्केलर है, ए डॉट बी एक स्केलर है और सी क्या है? वेक्टर। आप इसके साथ क्रॉस ले लो, दिस इज मीनिंगलेस। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मुझे भाई और भी एग्जांपल ले सकते हो ना, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है आपका, इसका डॉट निकालना है किसके साथ? बी डॉट सी के साथ, ये भी मीनिंगलेस है, क्योंकि ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर आएगा और बी डॉट सी एक वैल्यू आएगी।
इसका डॉट इसके साथ ले रहे हो तो ये भी मीनिंगलेस है, दिस इज ऑल्सो मीनिंगलेस। तो याद रखिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जेई ने इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दे देते, बच्चे घूम गए थे, है ना। 4 ऑप्शन दे देते इस तरह से बना के, बच्चे घूम गए थे। बस इतना सा पता लगाना था कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो 2 वेक्टर्स के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो 2 वेक्टर्स के बीच में, चाहे वो डॉट हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, चाहे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, वो वेक्टर्स के बीच में ही होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। भाई एसटीवी में क्या होता है, चलो बाद में बात करेंगे, अपन एसटीवी पढ़ेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? याद रखिएगा, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन वेक्टर्स, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन दिस चैप्टर is only applicable when it is between 2 vectors, when it is between 2 vectors। ये छोटा सा सवाल घुमा के आपको दे दिया ना मेंस में, आप भी घूम जाओगे, याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट को लिखा कैसे जाता है बच्चों? सबसे पहली बात, सर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए इनटू में मॉड बी इनटू में कॉस थीटा। सही बात है सर, कॉस थीटा का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते थे सर, वो आता था ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता था, इसका मतलब क्या हो जाता था? ए डॉट बी 0 के बराबर आता था सर। इसका मतलब क्या होता था? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स कैसे हो जाते थे? परपेंडिकुलर। कैसे हो जाते थे? परपेंडिकुलर। सही बात है। अगर मैंने थीटा को 90 दे दिया, भाई थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। अब थीटा अगर ए और बी के बीच का एंगल है और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो ए डॉट बी 0 हो गया, और ए डॉट बी 0 हो गया, इसका मतलब ए और बी आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, भाई थीटा अगर 0 से 90 के बीच में है तो ए डॉट बी क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा, और मतलब थीटा अक्यूट है तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा। थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो ए डॉट बी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब ए डॉट बी निकाला कैसे जाते हैं? देखो ए वेक्टर है आपका a1 i कैप प्लस का a2 j कैप। आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, मेरे को बताना पड़ेगा ना भाई, सबके लिए बताना पड़ेगा। अपन वो बच्चों को थोड़ी बता रहे हैं कि जिनको आता है सब कुछ, अपन उन बच्चों को भी बता रहे हैं जिनको नहीं आता। तो मेरा मकसद ये कि सब सीखे, ठीक है। चलिए तो बताइए आपको ए डॉट बी कितना आएगा, है ना, सबका साथ और सबका विकास। ए डॉट बी बताइए, ए डॉट बी कितना आएगा? टेल मी व्हाट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बालक a1 b1 प्लस का a2 b2 प्लस का a3 b3। जल्दी से बताइए आई डॉट आई कितना आएगा, जे डॉट जे कितना आएगा, के डॉट के कितना आएगा? बालक बोलेगा जोर से 1। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1, और साथ में आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई। इसका वैल्यू किसका बराबर आएगा? 0। क्यों? आई डॉट जे का वैल्यू 0 क्यों आया सर? अरे आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा तो उनका डॉट कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ए डॉट बी किसके बराबर होता है? बी डॉट ए के। कॉम्यूटेटिव होते हैं, दीज आर कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ऑलवेज रिमेंबर। अगर मैंने आपके सामने लिख दिया ए डॉट बी प्लस सी, ये बराबर आएगा ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बताओ? इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट? तो डॉट प्रोडक्ट का अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखूं तो वो आपको क्या देगा? प्रोजेक्शन देगा। क्या देगा बाबा? प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मतलब ए का प्रोजेक्शन, ठीक है, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है मुझे। अब ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो बताओ क्या आएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ए डॉट बी का कैप। बी भाई साहब टोपी पहन के बैठे हैं, हाँ, ए डॉट बी कैप। ए का प्रोजेक्शन बी पे तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा ए का प्रोजेक्शन बी पे निकाला है, अब जरा बी का प्रोजेक्शन ए पे निकाल के दिखाओ कितना आएगा, जल्दी से बोलो। बी डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सही बात है कि नहीं? बी डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या बातें हो सकती है। देखिए कोई भी वेक्टर है ना, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, लेट अस सपोज दिस इज r1 i कैप प्लस का r2 j कैप प्लस का r3 k कैप, ये एक वेक्टर दिया हुआ है आपको r1 i कैप प्लस r2 j कैप प्लस r3 k कैप। इस वेक्टर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर डॉट i कैप इनटू में i कैप प्लस r डॉट j कैप इनटू में j कैप प्लस r डॉट k कैप इनटू में k कैप। ये ध्यान रखना, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस तरह से भी आप किसी वेक्टर को लिख सकते हैं। सर कैसे लिखा? देखो ना आप, r डॉट आई करना है, यानी इसका डॉट आपको i से लेना है तो केवल r1 बचेगा। अब r1 बचेगा तो r1 i से मल्टीप्लाई होगा तो r1 i कैप प्लस r2 j कैप प्लस का r3 k। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्या पता ऑप्शन इस टाइप से मिल जाए और आप वहां देख के यूं
सर खुजाएं और दीवार को देखें, सच्चा ये कि ये याद कर लें कि किसी भी वेक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली बात क्या है, जैसे ए डॉट ए की बात करेंगे तो ए डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, उसको आप ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ए डॉट ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। अच्छा, अगर मैंने मान लीजिए ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर किया, उसका डॉट कर दिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, तो ये किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस magnitude of b square, that will be equal to magnitude of a square minus magnitude of b square। सही है, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है डॉट प्रोडक्ट में, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है डॉट प्रोडक्ट में। इतनी बातें अगर हमने ध्यान रख ली तो डॉट प्रोडक्ट का सवाल डेफिनेटली अपन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, ये आपका पूरा बी वेक्टर है। अब मुझे ए का कंपोनेंट निकालना है बी पे। अब ए का कंपोनेंट अगर मुझे बी पे निकालना है तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो अलॉन्ग वाला आएगा और एक परपेंडिकुलर वाला आएगा। तो अलॉन्ग वाला क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन बी का स्क्वायर इनटू में बी, या आप इसको बोल सकते हैं a1 है वो, a1 वेक्टर आएगा आपका a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर। a1 वेक्टर आएगा आपका a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू में b, और a2 वेक्टर जो परपेंडिकुलर वाला आएगा वो आएगा a वेक्टर माइनस a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू में b। केवल a में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, केवल a में से सब्ट्रैक्ट कर देना है उसको, तो आपका काम हो जाएगा। कौन सा वाला वेक्टर आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर कितना आ जाएगा, दिस वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ये a1 वेक्टर ही तो है भाई, आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बताओ, a1 वेक्टर प्लस का a2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, a वेक्टर। सही बात है, तो अगर आपको a2 वेक्टर निकालना है वो किसके बराबर हो जाएगा, a वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के। अब a वेक्टर कितना आ चुका है आपका, a वेक्टर आपका कितना है नहीं पता आपको, और a1 वेक्टर कितना है आप निकाल चुके हैं, दैट इज अलॉन्ग वेक्टर। तो a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू में b। ये आपने a का कंपोनेंट निकाला है b पे, दोनों कंपोनेंट ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर का अलॉन्ग वाला कंपोनेंट और किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। दैट यू हैव टू मेमोराइज, है ना, दैट यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद रखना है ये सारे फॉर्मूले प्लीज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं याद करने के लिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि वेक्टर और 3D का सवाल हमसे छूटे। मैं तो भाई दिली तमन्ना लेके घूमता हूं कि किसी भी बच्चे से वेक्टर 3D का सवाल नहीं छूटना चाहिए, बाकी सब छोड़ दो मतलब मजाक कर रहा हूं, बाकी सब नहीं छोड़ना, मतलब वेक्टर 3D का नहीं छूटना चाहिए। बहुत ईजी चैप्टर होते हैं, ऐसा हल्का फुल्का सवाल आता है कि बहुत ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है ना, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। A vector in the direction of the bisector of angle between the two vector a and b is given by a upon magnitude of a plus b। अच्छा, a और b का बाइसेक्टर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा a upon magnitude of a प्लस का b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर a और b के एंगल बाइसेक्टर की बात करें, hence bisector of the angle between the two vector a and b is lambda times of a sorry a cap plus b cap। यहां पे लैम्डा लगा सकते हैं और यह आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस का बी कैप, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर प्लस। बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ये। अब ये देखो इंटीरियर बाइसेक्टर होगा, ये इंटीरियर बाइसेक्टर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये भी याद रखना है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स के बीच में मुझे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बताना है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बताना है, यानी दो वेक्टर्स के लिए मुझे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का करस्पॉन्डिंग वेक्टर बताना है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का करस्पॉन्डिंग वेक्टर बताना है। तो बहुत सीधा सा जवाब है भाई साहब, लैम्डा इंटू ए कैप प्लस बी कैप आ जाएगा। ए कैप का मतलब वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर निकालना है तो वो आ जाएगा ये वाला, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप माइनस बी, यानी लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर हमें लैम्डा की वैल्यू कहां से मिलेगी, मिलेगी, टेंशन मत लो, हर चीज मिलेगी तुम्हें जिंदगी में समय के साथ। तो सवाल आएगा तो ऐसी ना ऐसी कंडीशन आपको दी जाएगी जिससे लैम्डा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आप जरूर याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस का b डॉट सी प्लस का c डॉट a। दिस इज द फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट will be equal to magnitude of a square plus magnitude of b square plus magnitude of c square plus 2 times a dot b plus का b dot c plus का c dot a। Is it clear to everyone? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या बात है। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। मेंस में 21-20 में सवाल आ चुके हैं इसके ऊपर। हाँ, अभी पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले देख लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बताओ, व्हाट इज द पहला पॉइंट, ए क्रॉस बी बराबर होता है सर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू मैन कैप। होता है कि नहीं होता, मॉड ए मॉड बी
इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। साइन थीटा फिर से ए और बी के बीच का एंगल होगा। व्हाट इज एन कैप? इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन के नॉर्मल होता है ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब दोनों तरफ आप एक कीजिए, मॉड ले लीजिए, क्या बोल रहा हूं, सॉरी, मॉड ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? 1, और साइन थीटा तो वैसा का वैसा, तो यहां से आप साइन थीटा वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट विल बी साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए क्रॉस बी निकाला कैसे जाता है? वही सेम बात, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट यूज करनी पड़ेगी, आई जे के, यहां पे आएगा a1 a2 a3, यहां पे आएगा b1 b2 b3, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा। समझ रहे बात को? ए क्रॉस बी आ जाएगा यहां से, और हमेशा ध्यान रखना ये एक वेक्टर आता है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। चलिए तो बताइए आई क्रॉस आई दैट विल बी इक्वल टू जे क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के क्रॉस के, इनका वैल्यू किसके बराबर आएगा? 0। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस लोगे तो आंसर 0 आएगा, पर अगर मैंने बोला कि आई का जे के साथ क्रॉस लेना है तो वो के कैप आएगा, फिर मैंने बोला जे का के साथ क्रॉस लेना है तो वो आई कैप आएगा, फिर मैंने बोला के क्रॉस आई लेना है दैट विल बी इक्वल टू जे कैप। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे तो आपको वेक्टर्स मिलते जाएंगे, जैसे साइक्लिक ऑर्डर मतलब ये साइकिल बना दिया आपने, यहां पे आई वाले भाई साहब बैठे हैं, यहां पे फिर जे वाले भाई साहब बैठे हैं, और यहां पे के वाले भाई साहब बैठे हैं, तो आई क्रॉस जे वो के आ जाएगा, जे क्रॉस के वो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई वो जे आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने जे क्रॉस आई निकाल लिया, वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के। साइकिल को तोड़ दिया आपने, साइकिल को तोड़ दिया ना। आप क्रॉस कर लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये कि ए क्रॉस बी जो है वो हमेशा माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर आता है, ये बात ध्यान रखना। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है। अगर एक और बात, अगर ए क्रॉस बी 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा बताओ? ए क्रॉस बी अगर 0 आ गया, व्हाट डज इट मींस? व्हाट डज इट मींस? ए क्रॉस बी अगर 0 आ गया, व्हाट डज इट मींस? इसका मतलब क्या होगा? माने इसका मतलब ये होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल, अगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर आ गया। ठीक है, और भी बातें देखेंगे, फिलहाल हम एक चीज समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्रॉस और डॉट के बीच में ये रिलेशन, क्रॉस और डॉट के बीच में रिलेशन बहुत ही काम का रिलेशन है, इसको प्लीज 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 आप याद रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको। इट इज रिटन एज ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस के ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए यहां पे, क्या ये रिलेशन सत्य है? तो सत्य कर देते हैं इसको। कैसे सत्य करेंगे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर दोनों कॉमन आ चुके हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा बालक? दैट विल बी इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और वो इसी के बराबर है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अब ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मतलब किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही है, याद रखना ये बात। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों आपस में बराबर आ गए नहीं आ गए? बिल्कुल सर, दोनों बराबर आ गए। तो इसको भाई मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, है ना, क्या कहना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट से फॉर्मूला बताइए, बोलिए। मैंने स्लाइड से हटा दी, अब बताओ फटाफट से क्या फॉर्मूला होता है। वापस जाऊंगा, टेंशन मत लो, खत्म हो गया। अरे नहीं हुआ, रुक तो सही, फॉर्मूला तो सुना पहले। हाँ बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बताओ 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 बताओ, बोलो। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, राइट गाइस। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, वापस आ गए यहाँ पे, खुश। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और भी बातें आ सकती हैं। अगर देखिए ये पैरेललोग्राम है, इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, अगर आपको इसका एडजेसेंट वेक्टर पता है, ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, अगर मैंने ए क्रॉस बी निकाल के, ऑब्वियसली बात है ए क्रॉस बी एक क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और अगर मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो डेफिनेटली ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा आपको। क्या देगा बालक? ये एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम देगा, याद रखना इस बात को। और किसी ट्राइंगल के एडजेसेंट वेक्टर ए और बी वेक्टर है, किसी ट्राइंगल में अगर एडजेसेंट वेक्टर ए और बी वेक्टर है तो हाफ अगर मैंने ए क्रॉस बी कर दिया तो ये आपको देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है, याद रखना, दिस इज द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपको देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय 2 विल देगा आप एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, अगर मान लीजिए लेट अस सपोज ये एक ट्राइंगल, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, इस बार इसकी साइड्स नहीं दी हुई है, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे बताओ? इसका एरिया कैसे निकालोगे? सर हम 2 वेक्टर निकाल लेंगे। कौन से 2 वेक्टर निकालेंगे? सर एक वेक्टर ऐसे ले लेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे ऐसे। तो मैं तो सर ऐसे कर दूंगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस का ए सी वेक्टर। क्या बात है, ऐसे कर दोगे तुम? आप बिल्कुल कर देंगे सर, क्या दिक्कत है? आपने तो बताया था कि कोई से भी 2 वेक्टर उठा लो ट्राइंगल में से, उनका क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो। हाँ, तो मैंने गलत कहाँ बोला था? बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम लोग, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, सही है। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा? अभी बताया था तुम्हें कुछ क्षण पहले। ए बी वेक्टर आएगा आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये लो लिख दिया। आइए बाबू क्रॉस निकालते हैं इनका। अच्छा, सेम वेक्टर्स का क्रॉस 0 होता है, ये बात ध्यान रखना, पता है ना ये बात? हाँ, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस का बी क्रॉस ए माइनस का ए क्रॉस सी और प्लस का ए क्रॉस ए। तुम्हें पता है कि दूसरा लास्ट वाला आजादी को प्राप्त हो चुका है, लास्ट वाला आजादी को प्राप्त हो चुका है, क्रांतिवीर बन चुका है वो। ये लो, ये हो जाएगा हाफ। अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूंगा तो इसको क्रॉस करेंगे, माइनस बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक आ जाएगा बी क्रॉस सी, और ये इसको भी प्लस करके लिख सकते हैं सी क्रॉस ए। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। सुंदर है कि नहीं है बताओ? सुंदर है कि नहीं है? बोलो बेटा, है ना? सुंदरी, दिस फॉर्मूला इज सुंदरी, है ना? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस का बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और क्या क्या बातें देख सकते हैं? ये इतनी सारी बातें हमने देखी। चलो एक एक बात याद आती जा रही है मुझे। एक बात और होती है, वो ध्यान रखिएगा, लैग्रांजेस आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना है। एक और फॉर्मूला आया, अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर चाहिए, अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, वो आएगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर आपको कोई वेक्टर चाहिए जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो लैम्डा टाइम्स ऑफ आ जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, यहां पे लैम्डा लगा दिया। एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी बहुत जरूरी, ये भी बहुत आवश्यक सूचना। ये सारी बातें ध्यान रखो। देखो जितनी बातें मैं आपको बता सकता हूं एक क्लास में, वेक्टर हो 3D हो, चाहे 3-3 चैप्टर हमने पढ़े हो, मैं एक क्लास में जितनी बातें आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर उतनी बातें आपने अच्छे से पढ़ ली ना, आई कैन गारंटी यू नन अदर देन 60 नंबर से कम आपके नहीं आ सकते। ये गारंटी है, 60 नंबर से कम आपके नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। पर बात ये कि हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारे फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, और साथ के साथ हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उसको अप्लाई कैसे करना है। देखो फॉर्मूला याद करना, देखो कहीं भी मिल जाएगा फॉर्मूला। मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, है ना? व्हाट आई एम डूइंग, हम फॉर्मूले बता रहे हैं, हम आपका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, क्यों यार? हमारी फीलिंग्स है वो, है ना? दैट इज अ फीलिंग ऑफ आर, कि हम अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे साथ शेयर करें। हमारी फीलिंग ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं है। हम देखो, मैं आपको बताऊं ना, एक बहुत छोटी सी बात है। एक टीचर है ना, एक फैकल्टी जो है ना, वो बच्चे के सपने के लिए जीता है, ये आपको नहीं पता होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। एक टीचर जो है एक बच्चे के सपने के लिए जीता है, बच्चे का सपना कंप्लीट कराने के लिए जीता है। देखो प्रोफेशन एक अलग चीज़ होती है, मनी एक अलग चीज़ होती है, पैसा एक अलग चीज़ होती है। मैं आपको बताऊं ना, दुनिया में केवल 2 ही लोग ऐसे होंगे, दो ही इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरक्की से जलेंगे नहीं, एक तो तुम्हारे पेरेंट्स और एक तुम्हारे टीचर। ये बात ध्यान रखना ज़िंदगी में। तुम साला, मैं मारुति 800 में घूम रहा हूँ ना, तुम मेरे बगल में BMW ला के खड़े हो गए ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे जलन नहीं होगी। आई विल फील प्राउड, आई विल से टू माई फैमिली, देखो ये मेरा बच्चा है, दैट इज ही इज माई स्टूडेंट। आई विल फील प्राउड डेफिनेटली, बिकॉज वी आर लिविंग फॉर योर ड्रीम। आपका ड्रीम पूरा हो जाए, इससे बड़ा हमारा ड्रीम कोई है ही नहीं। हम यहाँ पे तुम्हारे ड्रीम पूरे कराने के लिए काम करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो आप अपने ड्रीम पूरे, देखो पूरी हम आपके साथ शिद्दत से लगे हुए हैं, पर बात यही ना, आपको भी तो शिद्दत से लगना पड़ेगा। आपका ड्रीम तो आप ही पूरा करोगे ना।
भाई हम तो आपको क्या कर सकते हैं, है ना, वी आर द मीडिएटर, मतलब हम आपको केवल दरवाजे तक छोड़ के आ सकते हैं, दरवाजे के अंदर तो एंटर आपको ही करना है, ऐसे थोड़ी कि हम एंटर भी करवा के आ जाए, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बस इतनी सी बात ध्यान रखिए कि सारे लोग, सारी फैकल्टी, सारा एटीपी स्टार आपके साथ लगा हुआ है, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, केवल इसीलिए कि आपका अच्छा परसेंटाइल बने, अच्छा रिजल्ट आए। यही हम सबका मोटो है, यही हम सबका एम है। दैट्स व्हाई हम ये चाहते थे कि ये कोर्स सबको फ्री में मिले और सब इस कोर्स का फायदा उठा पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 अगली बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बाप रे क्या बात है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसको बोल सकते हैं एसटीपी, इसको मिक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, काम एक ही है, नाम बहुत सारे, काम एक ही है। तो बॉक्स प्रोडक्ट, मिक्स प्रोडक्ट या एसटीपी, उसको लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी से। डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात ध्यान रखना बालक, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात ध्यान रखोगे बालक? बिल्कुल। अब अगर मुझे a डॉट बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? इसका वैल्यू आएगा a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3 के बराबर। ये आपका a डॉट बी क्रॉस सी होता है। क्या होता है? a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 के बराबर होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि अगर a डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है तो साइक्लिक ऑर्डर को चेंज मत करना, साइक्लिक ऑर्डर को चेंज मत करना। कहने का मतलब क्या है? व्हाट आई वांट टू से, लेट मी एलैबोरेट इट। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपके पास बॉक्स ऑफ ABC लिखा हुआ है तो आप इसको बॉक्स ऑफ BCA लिख सकते हो, फिर आप इसको बॉक्स ऑफ CA भी लिख सकते हो। अगर इसके अलावा आपने कुछ भी किया तो बाहर एक माइनस आ जाएगा, जैसे माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ कितना आपने लिख दिया CBA, ये गलत हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा बाहर, राइट? ये बातें ध्यान रखना आप लोग, है ना। दिस इज कॉल्ड मिक्स प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब बात ये है, तो कैलकुलेट करने का तरीका तो ये होगा कि इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज आती है, जैसे मान लीजिए आपको इसका वैल्यू निकालना है a प्लस बी, फिर अगला हो गया b प्लस सी और अगला हो गया c प्लस ए। मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ ABC। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको निकालना है क्या, a क्रॉस बी, फिर आपको निकालना है b क्रॉस सी, फिर आपको निकालना है c क्रॉस a का STP, ये बराबर आता है बॉक्स ऑफ ABC के होल स्क्वायर के, है ना। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, बॉक्स ऑफ a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, ये बराबर आता है ट्वाइस ऑफ बॉक्स ABC, और a क्रॉस बी, b क्रॉस सी, c क्रॉस ए, ये बराबर आता है बॉक्स ऑफ ABC के होल स्क्वायर के। चलिए आगे बढ़े और देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज आ सकती है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है वो देखते हैं। चलिए अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मैं बता रहा हूं बॉक्स ऑफ ABC, बॉक्स ऑफ ABC का जो वैल्यू है वो आपको देगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। क्या देगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड देगा। अगर मैं इसका 1/6 टाइम्स कर दूंगा, 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ABC, ये आपको देगा कितना? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, है ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन देगा आपको। सही बात है। अब कुछ बच्चा, टेट्राहेड्रॉन तो सर हमने देखा हुआ है, पैरेललोपिपेड कैसा दिखाई देता है सर? एक बार दिखाएंगे कि पैरेललोपिपेड कैसा दिखाई देता है। अरे मंडप, बूढ़ा हो जाता है ना मंडप, मंडप बहुत पुराना हो गया। मंडप देखते हैं, मंडप शादी होती है इसके अंदर मंडप होता है, मंडप बहुत पुराना हो जाता है ना, ऐसे, है ना, ऐसे करके खड़ा हुआ है ना, लाइक दिस। दिस इज अ पैरेललोपिपेड। अगर आप देखेंगे इसको, पैरेललोपिपेड को इफ आई ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू, तो पैरेललोपिपेड को जिस तरह से दिखाई देगा आपके सामने, लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये है बूढ़ा मंडप। दिस इज पैरेललोपिपेड। यहां वेक्टर्स की बात करेंगे तो एक वेक्टर आपका A वेक्टर होगा, यहां पे एक वेक्टर B वेक्टर होगा और ये आपका एक C वेक्टर होगा। दीज आर 3 वेक्टर्स, है ना, देखिए, है ना। मान लीजिए जिसकी शादी हो रही है वो किसी की गर्लफ्रेंड है ना, और आशिक खड़ा हुआ है बेचारा परेशान दुखी सा, वो मंडप का एक डंडा पकड़े खड़ा हुआ है इस तरीके से, है ना, ये लो बूढ़े मंडप की तरह। ठीक है ना। तो जो मंडप पुराने हो जाते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं, तो वो आपको ऐसे पैरेललोपाइप की तरह फिगर दिखाई देगी। दिस इज पैरेललोपिपेड। सही बात है। अब बात यह है कि बॉक्स ऑफ ABC 0 हो गया, बॉक्स ऑफ ABC 0 हो गया, इसका मतलब कौन निकाल सकता है? जल्दी से बताओ। बॉक्स ऑफ ABC 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा? है ना, ये तो है आपका बूढ़ा मंडप। बताओ, बॉक्स ऑफ ABC 0 हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू 0? सर बॉक्स ऑफ ABC 0 हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 हो गया। यस, अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है मंडप गिर गया, गिर गया ना भाई, मंडप गिर गया।
वॉल्यूम जीरो कर दिया इसका मतलब क्या है, मंडप गिर गया, और मंडप गिर गया इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स आर कोप्लानर। अगर बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो के बराबर आ जाता है तो तीनों वेक्टर्स कैसे, कोप्लेनर। सही बात है, तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। याद रखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है बॉक्स ऑफ एबीसी। आईआईटी ने सवाल पूछ लिया था एक बार जे एडवांस में कि आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, 3 वेक्टर्स दिए हुए थे, वो एक तरीके से निकाला था, वो मैं बताऊंगा आपको वो तरीका क्या होता है। उस फॉर्मूले से निकाला गया था बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर से, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम ये रहा, और पैरेललोग्राम का वॉल्यूम अगर जीरो कर देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंडप गिर जाएगा, यानी पैरेललोग्राम गिर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाएंगे, यानी एबीसी विल बी कोप्लेनर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो, आप यहां पे प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कह रही है कि दो वेक्टर्स अगर सेम हो जाएंगे एसटीपी में तो उसका वैल्यू जीरो आएगा। इफ टू वेक्टर्स आर सेम इन एसटीपी देन इट्स वैल्यू विल बी जीरो। अगर x1 a वेक्टर प्लस y1 b वेक्टर प्लस z1 c वेक्टर लिखा हुआ है, दूसरा x2 a वेक्टर प्लस का y2 b प्लस z2 c वेक्टर लिखा हुआ है, तीसरा x3 a प्लस y3 b प्लस z3 c वेक्टर लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 इनटू बॉक्स ऑफ ABC। अगर k टाइम्स a वेक्टर फिर दूसरा b वेक्टर और c वेक्टर लिखा है तो k बाहर आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है लैम्डा 1 इंटू a वेक्टर, लैम्डा 2 इंटू b वेक्टर और लैम्डा 3 इंटू c वेक्टर। इसको आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अंदर आ जाएगा बॉक्स ऑफ ABC, दैट विल बी इक्वल टू बॉक्स ऑफ ABC। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। फिर a प्लस b c और d, इसको लिख सकते हो आप a c d का बॉक्स प्लस b c d का बॉक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट होती है, कोई सी भी प्रॉपर्टी कब काम आ जाए कुछ पता नहीं होता, ठीक है। ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी पे जे एडवांस में सवाल पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था। तो बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर, व्हाट इज बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं बॉक्स ऑफ एबीसी इनटू में बॉक्स ऑफ एबीसी। अब बॉक्स ऑफ एबीसी इनटू बॉक्स ऑफ एबीसी किसके बराबर होता है वो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे बॉक्स ऑफ एबीसी आए, बॉक्स ऑफ एल एम एन भी आ सकता है और एबीसी भी आ सकता है। तो बॉक्स ऑफ एबीसी इनटू बॉक्स ऑफ एबीसी को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा a डॉट b a डॉट c b डॉट a b डॉट b b डॉट c, तीसरा आएगा c डॉट a डॉट b डॉट c। वहां पे सर हमसे कैसे पूछा गया था, वहां पे आपको a डॉट a दिया हुआ था, मतलब a b c ऐसे दिया होता, यूनिट वेक्टर है, a डॉट b का वैल्यू पता था, b डॉट c का वैल्यू पता था, c डॉट a का वैल्यू पता था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर से। अगर मैंने मान लीजिए आपको दे दिया बॉक्स ऑफ एल एम एन वेक्टर, ये 3 वेक्टर हैं, इनटू में आपको बॉक्स ऑफ एबीसी निकालना है, तो बताइए कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट, ये आएगा एल डॉट ए एल डॉट बी एल डॉट सी। अगला कितना आ जाएगा एम डॉट ए एम डॉट बी एम डॉट सी, और तीसरा कितना आ जाएगा एन डॉट ए एन डॉट बी और एन डॉट सी। बस खत्म, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैं लगभग आपको सारी प्रॉपर्टीज बता चुका हूं, होप सो आप सारी प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और चक दे फटे नब्दे गिली करके आएंगे एग्जाम में। तो अगला पार्ट क्या आता है बच्चों, अगला पार्ट आता है आपका VTP, इसको बोल सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये एक हमेशा वेक्टर आता है। अब इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला होता है, पहला वाला फॉर्मूला बच्चों क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B क्रॉस C, तो दैट विल बी इक्वल टू A डॉट C इंटू में B माइनस का A डॉट B इंटू में C, राइट, यही फॉर्मूला होता है। तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आप एक फॉर्मूला याद रखिए बस, 1 3 2 माइनस का 1 2 3, बस गेम ओवर। 1 3 2 माइनस 1 2 3, मान लीजिए मुझे निकालना है m क्रॉस n क्रॉस r निकालना है, तो 1 3 2 यानी m डॉट r इंटू में हो जाएगा n माइनस 1 2 3 यानी m डॉट n इंटू में r। चेक कर लीजिए 1 3 2, तो m डॉट r इंटू में n माइनस का m डॉट r इंटू n। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, 1 3 2 माइनस 1 2 3, मंथ जब जाओ 1 3 2 माइनस 1 2 3 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो a क्रॉस b क्रॉस c 1 3 2 यानी a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू सी, याद रहेगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद कर लो। अगला होता है a क्रॉस b क्रॉस c, तो ये हो जाएगा a डॉट c इंटू में b माइनस b डॉट c इंटू में a, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला सभी लोगों को याद होना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते, ये बात ध्यान रखना, दीज टू आर नॉट इक्वल, रिमेंबर दिस थिंग। अब एक और लैग्रांजेस आइडेंटिटी होती है, उसको ध्यान से देखो।
वो आइडेंटिटी क्या होती है कि एक तरह से ये A क्रॉस B है और ये आपका C क्रॉस D है, तो A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D मुझे कैलकुलेट करना है, यानी चार चार वेक्टर के साथ गेम खिलवा रहा है तुम्हें। तो A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, क्या मैं एक प्रॉपर्टी बता सकता हूं कि STP में आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो, तो डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये क्रॉस और ये डॉट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी A डॉट कितना आ जाएगा B क्रॉस C क्रॉस D। अब A डॉट B क्रॉस C क्रॉस D का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा A डॉट, यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, B डॉट D इंटू में C माइनस का ये हो जाएगा B डॉट C इंटू में D, और अगर A से डॉट लोगे इसका तो ये आ जाएगा A डॉट C इंटू में B डॉट D माइनस का A डॉट D इंटू में B डॉट C। इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत इजी है, आप याद भी नहीं रख पाए ना तो भी आप कैलकुलेट कर लोगे। A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, क्या करना है बच्चों, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, पहले डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो ये बन जाएगा A डॉट B क्रॉस C क्रॉस D। अब B क्रॉस C क्रॉस D कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला बन गया 1 3 2, यानी B डॉट D इंटू में C माइनस का B डॉट C इंटू में D, और आप A से डॉट लेंगे तो A डॉट C इंटू में B डॉट D माइनस का A डॉट D इंटू में B डॉट C। इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A डॉट C इंटू में B डॉट D माइनस A डॉट D इंटू में B डॉट C। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ में आती है। तो हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बस इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ज्यादा नहीं, ज्यादा भूल भुलैया में खोना ही नहीं है। मैं चाहूं तो आपको खो सकता हूं पर मैं वो नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीजें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन टेल यू, बट हमें क्या करना है अभी, ऐसी स्ट्रेटेजी बना के चलना है कि हम एकदम सटीक काम करें, हमारा निशाना बिल्कुल जीपीएस से कोऑर्डिनेट सेट करके उसी जगह पे लगे जहां पे हम चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, इट इज नॉट एज मच एज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ए वेक्टर है और अगर आप उसने डॉट ले लिया ए डैश के साथ, अब ए डैश वेक्टर क्या है यहां पे देखिए, तो ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर आपका ये रहा, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी क्रॉस सी न्यूमरेटर में, तो और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो आप जानते हैं दोनों ही बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी ए डॉट ए डैश वेक्टर का वैल्यू 1 आ गया। तो इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर टू सेट्स ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट ए डॉट ए बराबर बी डॉट बी बराबर सी डॉट सी डैश बराबर 1 है, देन द टू सिस्टम्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। तो वो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कहलाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर, इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर आता है। बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर, इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के। तो यही बात हमें वेक्टर्स में जाननी थी। होप आप सबको मजा आया होगा वेक्टर्स में, हमने इतनी सारी बातें वेक्टर्स में देखी, सुनी, समझी, याद करी। होप यू हैव एंजॉयड। चलिए फटाफट से आइए बच्चों सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में क्या करना है हम लोगों को, लेट्स डू द क्वेश्चन। ए वेक्टर दिया हुआ है आई क्रॉस ए क्रॉस आई और जे क्रॉस ए क्रॉस जे और के क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए आई क्रॉस ए क्रॉस आई, ये आप देख सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो सबसे पहले आएगा आई डॉट आई इंटू में ए वेक्टर माइनस ए आई डॉट आई इंटू में ए वेक्टर माइनस दूसरा क्या हो जाएगा आई डॉट ए इंटू में फिर से कितना आएगा, देखो आई डॉट ए इंटू में आई वेक्टर, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो इट विल बी ए वेक्टर माइनस का। अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे किसकी बात करेंगे इस बारे में, देखिए आई डॉट आई तो 1 हो गया तो ये ए आ गया, आई डॉट ए कितना आएगा बताओ। अगर मैं आई डॉट ए करूंगा तो लेट अस सपोज मैं इसको कितना मान लेता हूं, सपोज करो ए वेक्टर को अपन मान लेते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, क्या फिलहाल के लिए है ना, अभी 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं। तो आई डॉट ए करोगे तो केवल एक्स आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा एक्स आई कैप। तो ए वेक्टर क्या था आपका एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, उसमें से एक्स आई कैप को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कट जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ऐसे ही दूसरा अगर निकालोगे, दूसरा अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताओ। तो दूसरा अगर जैसे मान लो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा केवल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही आप अगले वाले को कैलकुलेट करोगे तो वो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगले वाले को कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वाई कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, दैट विल गिव यू आंसर, दैट विल गिव यू आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी
18। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की तरफ। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या है देखो, सबसे पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला किस किस के बीच में लगेगा? डेफिनेटली 3 पॉइंट्स के बीच में। एक पॉइंट है आपका x1 y1 z1, सॉरी 2 पॉइंट्स के बीच में। दूसरा है x2 y2 और z2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? ab के बीच में, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। बात आती है सेक्शन फार्मूला की। तो सेक्शन फार्मूला कैसे लगाएंगे बच्चों? ये आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है। अब सेक्शन फार्मूला कैसे लगेगा? अगर ये आपका x1 y1 z1 है और ये आपका x2 y2 z2 है, मुझे इनके बीच में सेक्शन फार्मूला यूज करना है। रेशो क्या है भाई? लैम्डा इस टू म्यू का रेशियो है, तो लैम्डा इंटू x2 प्लस म्यू इंटू x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। इस तरह से आप लगा सकते हैं। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान रखिएगा, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या आएगा बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से सेंट्रोइड निकाले। बेसिक सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली बात क्या है बच्चों? व्हाट इज द नेक्स्ट बात? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। देखो डायरेक्शन कोसाइंस से आप किससे डिनोट करते हैं? LMN से। याद है आपको? LMN का मतलब क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। सही बात है। इसमें एक रिलेशन होता है, याद आ रहा है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के। और इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा, ये भी किसके बराबर होगा? 1 के। सही बात है। अब डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है कि कोई भी वेक्टर अगर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, उन तीनों एंगल्स का अगर मैं कॉस ले लूंगा, वो एंगल्स होते हैं डायरेक्शन एंगल, अगर उन तीनों का मैं कॉस ले लूंगा तो वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। यानी एक एंगल होगा कॉस अल्फा, एक होगा कॉस बीटा और एक होगा कॉस गामा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब डायरेक्शन रेशियोज को अपन डिनोट करते हैं ABC से और डायरेक्शन कोसाइन को अपन डिनोट करते हैं LMN से। तो L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C होता है। या फिर इसको आप लैम्डा के बराबर बोल दीजिए। तो L बराबर आ जाएगा आपका A लैम्डा, M बराबर आ जाएगा आपका B लैम्डा और N बराबर आ जाएगा आपका C लैम्डा। तो L स्क्वायर प्लस का M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर आता है? 1 के। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो बताओ L क्या था? L था आपका A लैम्डा के बराबर। तो A इंटू लैम्डा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। या फिर L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ऐसे ही M निकाल सकते हैं, प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली N निकाल सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइंस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 के बराबर होगा। L अपॉन A बराबर M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बात याद रखना, देयर कैन बी इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज बट डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक। डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यूनिक होंगे पर डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहला पार्ट क्या आता है? ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ए पॉइंट से पास कर रही है और बी के पैरेलल है, बताओ उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब यहां पे ए वेक्टर क्या होगा? अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो वो जाएगा x1 i कैप प्लस का x2 j कैप प्लस का x3 k कैप। या सॉरी, आप इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख लीजिए x1 i कैप प्लस का y1 j कैप प्लस का हो जाएगा z1 k कैप। और b वेक्टर पता है क्या होगा आपका? a i कैप प्लस का b j कैप प्लस का c k कैप। क्योंकि हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो a पॉइंट से तो पास कर रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है। वही तो लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिख के दिखाओ, तो तुम क्या इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, बहुत आसान है सर, हमने सीखा है ये बात। क्योंकि आर को हमेशा क्या लेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ए वेक्टर को क्या लेंगे बालक? ए वेक्टर को लेंगे x1 i कैप
प्लस y1 j कैप प्लस का z1 k कैप और लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर को क्या लेंगे ai कैप प्लस का b j कैप प्लस का c k कैप। कंपैरिजन कराओगे तो i का कंपोनेंट इधर x है, इधर i का कंपोनेंट क्या आएगा, एक तो x1 आएगा और एक लैम्डा आएगा, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा a। सिमिलरली y बराबर आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा b, सिमिलरली z बराबर आ जाएगा z1 प्लस लैम्डा c। तो तीनों से लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, एक से लैम्डा का वैल्यू आएगा x माइनस x1, अरे कहां गया भाई, जादू हो गया, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कौन सी फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ी ना होगी। कहां से आ गया भाई तू, कौन है, तुझे जानते ही नहीं हम लोग, तो तेरे को तो छोड़ के आ चुके हम बहुत पहले। ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, b पार्ट, सेकंड लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट से पास कर रही है भाई साहब एक लाइन, x1 y1 z1 और दूसरा है आपका x2 y2 और z2, इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है एक लाइन, x1 y1 z1 से और x2 y2 z1 से, x2 y2 z2 से। तो उस लाइन की इक्वेशन होगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। याद रखिएगा इस बात को, जिसमें a वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी x1 i कैप प्लस का y1 j कैप प्लस का z1 k कैप, और b वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है x2 i कैप प्लस का y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई बालक। सर इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी बता दीजिए ना सर, अरे बता देंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी, इसकी कार्टेशियन फॉर्म आएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 दैट विल बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, CF दैट इज इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म। सर आपको कैसे पता कि इसके डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 होंगे, y2 माइनस y1 होंगे, z2 माइनस z1 होंगे। अगर किसी भी लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है, अगर किसी भी लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है, इसका मतलब उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो पता है। अगर 2 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन। पहली लाइन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। दूसरी हो जाएगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a एंड x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन इजी z2 माइनस z1। ठीक है, चलिए तो 2 लाइंस की इक्वेशन हो गई। अब ये 2 लाइंस की इक्वेशन आपके सामने आ गई, तो 2 लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो 2 लाइंस क्या क्या देखो, r इज इक्वल टू एक है लैम्डा a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी इक्वेशन है r इज इक्वल टू a2 प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ b2। आप 2 लाइंस के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो 2 लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू, दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा b1 वेक्टर डॉट का b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। सर कार्टेशियन में लिखे हो तो ऐसे लिख लो x माइनस x1 अपॉन आप क्या लिख सकते हो a y माइनस y1 अपॉन b, a1 लिख लो उसको, y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c1। यहां पे आ जाएगा आपका x माइनस x2 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 एंड दैट इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। सही बात है, ये y2 आएगा यहाँ पे। अब आपको इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, cos थीटा। सेम बात, वो आ जाएगा आपका a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2। इसका पैरेलल वेक्टर ये है ना बालक, इसका पैरेलल वेक्टर ये है, दोनों का डॉट करोगे तो a1 a2 प्लस का b1 b2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बालक, a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर इनटू में अंडर रूट में क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ये cos थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, और दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो गई इसका मतलब क्या हो गया, a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 किसके बराबर आ गया, c1 c2 दैट विल बी इक्वल टू 0। या फिर आप कह सकते हैं b1 डॉट b2 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। याद रखना, इस पे भी कई बार छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं कि अगर 2 लाइंस की इक्वेशन आपको दे रखी है, पर याद रखना लाइन शुड बी इन द फॉर्मेट, एक लाइन फॉर्मेट में होनी चाहिए। मान लीजिए लाइन आपको ऐसे दे दी 1 माइनस एक्स अपॉन 2, यहां पे आपको दे दिया कितना 3 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू z z z z z। ये z अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको दोबारा बना लेते हैं, z z z z z z z z। तो अगर मैं z बनाना चाहूंगा
तो z माइनस 2/5 दे दिया इस तरीके से। तो पहले लाइन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये छोटी सी गलती मैंने बहुत सारे बच्चों से करती हुई देखी है, तो ये छोटी सी गलती बहुत सारे बच्चे कोई भी ना करे। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 2, दैट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको क्या लिख सकते बताओ, सबसे पहले तो इसको लिखो 2y माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, दैट इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइड बाय 5। अब यहां से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा और वो 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 को मैं यहां से हटा देता हूं तो नीचे 5/2 आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 5/2, अगर मैं 2 को यहां से हटा दूं नीचे 5/2 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 कॉमन निकाला था 2 है तो 3/2 आ जाएगा, राइट। अबे मिट गया साले, ये 3/2 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, ऐसा नहीं है कि देखा वो फटाफट से ABC निकाल ली और काम हो गया, ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट आर ऑलरेडी टोल्ड। परपेंडिकुलर एंड पैरेललिज्म, परपेंडिकुलर कब होगी ये भी बता चुका हूं, परपेंडिकुलर कब होगी ये भी आपको बता चुका हूं, दोनों आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड में बात बता दी। परपेंडिकुलर कब होगी, जब b1 डॉट b2 बराबर 0 होगा और a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। अच्छा पैरेलल कब होगा, पैरेलल कब होगा बताओ, पैरेलल तब होगा जब a1 अपॉन a2 बराबर आएगा b1 अपॉन b2 के, एंड दैट विल बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि b1 वेक्टर जो आएगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर आएगा, b1 वेक्टर जो आएगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 आएगा। कैसे पहचानोगे कि दो लाइंस पैरेलल हैं, कैसे पहचानोगे कि दो लाइंस पैरेलल है, इस तरीके से मान लीजिए आपके पास पहली लाइन दी हुई है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और दूसरी लाइन दे रखी है आपको a2 वेक्टर प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ कितना, म्यू टाइम्स ऑफ अगेन b वेक्टर। क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है? यस सर, दोनों लाइंस पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि दोनों के पैरेलल वेक्टर सेम है। अगर दो लाइंस के पैरेलल वेक्टर सेम है इसका मतलब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। इफ टू लाइंस हैव द सेम पैरेलल वेक्टर्स देन बोथ लाइंस आर सेम। समझ में आती है बात, ठीक है, बोथ लाइंस आर पैरेलल, राइट। आगे बढ़ते हैं, फुट ऑफ लेंथ एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। इसको कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, फुट निकालना है, लेंथ निकालना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लाइन। मैं आपको केवल प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस को ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आपका, क्या ये पॉइंट है आपका अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। मुझे इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मुझे इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अब क्या मैं इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर सकता हूं जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो किस फॉर्म में आएगा, इसको मैंने लैम्डा ले लिया। ये लाइन पता है आपको, यानी आपको x1 पता है, y1 पता है, z1 पता है, आपको a b c सब कुछ पता है, आपको अल्फा बीटा गामा भी पता है, आपको निकालना है केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर मुझे ये वाला पॉइंट पता लग गया तो इमेज तो आ ही जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो होगा। तो अल्टीमेटली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सबसे बड़ा काम है। इज इट क्लियर? अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, लैम्डा के बराबर मान लिया। तो ये पॉइंट अगर मैं इसको बोल दूं, ये अगर ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट को कैसे लिखा जा सकता है बताओ? बी पॉइंट को लिखा जा सकता है x1 प्लस का लैम्डा ए, फिर आपका लिखा जा सकता है y1 प्लस का लैम्डा बी, फिर ये आपका लिखा जा सकता है z1 प्लस लैम्डा सी, राइट। ये बी पॉइंट आ गया। अगर बी पॉइंट आपका आ गया तो बी पॉइंट अगर आ गया तो डी आर आ जाएंगे किसके, डी आर आ जाएंगे किसके, ए बी के। ए बी का डायरेक्शन रेशो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ए बी का डायरेक्शन रेशो, वो आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए माइनस का अल्फा, y1 प्लस लैम्डा बी माइनस का बीटा और z1 प्लस लैम्डा सी माइनस का गामा। लिख सकते हैं कैसे, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हो गए। अब इस लाइन के अगर डायरेक्शन रेशो आपको पता लग गए, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो आपको पता लग गए, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आपको पता है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके डायरेक्शन रेशो वाला वेक्टर और इसके डायरेक्शन वाला रेशो वाला वेक्टर दोनों का डॉट किसके बराबर होगा, जीरो के। यानी अल्टीमेटली ए डॉट ये यानी x1 प्लस का लैम्डा ए माइनस का अल्फा प्लस का बी, मतलब वही a1 a2 प्लस b1 b2, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू ये हो जाएगा y1 प्लस का लैम्डा बी माइनस का बीटा और प्लस का हो जाएगा c वेक्टर इंटू में आ जाएगा z1 प्लस का लैम्डा c माइनस का गामा। ये पूरा जीरो होना चाहिए। ये जीरो होते ही बताओ किसका वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा का, क्योंकि लैम्डा ही अननोन है। और अगर लैम्डा का वैल्यू आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि बी पॉइंट आ गया, और बी पॉइंट आ गया इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आ जाएगी, इसका मतलब इमेज भी आ जाएगी। क्लियर है? दोबारा समझाता हूं, एक जनरल पॉइंट मानने का, जनरल पॉइंट मानने के बाद वो बी पॉइंट आ जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशो निकालने का, इसका पैरेलल वेक्टर आपको पता है, दोनों का डॉट जीरो कर देने का, लैम्डा आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबसे महत्वपूर्ण
सबसे महत्वपूर्ण प्लेन की इक्वेशंस ये देखो, प्लेन की इक्वेशंस अगर अच्छे से याद है तभी तो प्लेन लिख पाओगे, तो प्लेन की इक्वेशन को याद रखना ज्यादा जरूरी है। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्लेन की इक्वेशन होती है एक आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर, जीरो के बराबर। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अभी कौन से प्लेन की इक्वेशन है सर, थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल सर बताएंगे आपको। ये एक ऐसा प्लेन है, दिस इज अ प्लेन जिसके ऊपर ए वेक्टर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये प्लेन है जिसके ऊपर ए वेक्टर है, इस तरीके से एक ए वेक्टर है, और ऑब्वियसली बात है आर वेक्टर भी होगा, तो प्लेन के ऊपर एक वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसका नॉर्मल इस तरीके से होगा। तो हम जानते हैं कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये प्लेन के ऊपर है, और इसका नॉर्मल इस तरीके से, तो दोनों का डॉट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हम ज्यादातर ये यूज करते हैं जब प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा हो। यहां पे ए वाला वेक्टर जो है ना, वो x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहूं, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई, इसकी कार्टेशियन फॉर्म आएगी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस का b इंटू y माइनस y1 प्लस का c इंटू z माइनस z1 दैट इज इक्वल टू जीरो। आप कोई सी भी फॉर्म याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ABC नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई भी प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो a बराबर जीरो हो जाएगा, और a बराबर जीरो आ जाएगा तो यह आ जाएगा बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का डी इज इक्वल टू जीरो। ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। अगले केस में b बराबर जीरो आ जाएगा तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस का सी जेड प्लस का डी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम तीसरा प्लेन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म? वो बराबर होती है एक्स बाई ए प्लस का वाई बाई बी प्लस का जेड बाई सी, अरे रे रुको, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट एंड लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, और यहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन आएगी x बाई ए प्लस का y बाई बी प्लस का z बाई सी इज इक्वल टू वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे लिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, जहां पे d जो होगा वो डिस्टेंस होगा प्लेन का, कहां से आप लोगों को पता है ये बात, ओरिजिन से। तो d इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू d। एन कैप का मतलब एक यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बात ये आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1, x2 y2 z2, और तीसरा है आपका x3 y3 z3। तो इस प्लेन का इक्वेशन जो आएगा वो आएगा आपका x y z, है ना, 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1 and x3 y3 z3 and 1 that will be equal to 0. This is the equation of a plane which is passing through 3 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 and x3 y3 z3. तो ये सारी प्लेन्स की इक्वेशन है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो ये वाली बच्चों, कि कोई भी प्लेन अगर पास कर रहा है r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो किसी पॉइंट से। अच्छा, एक और प्लेन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन हो जाएगा p1 प्लस लैम्डा p2 बराबर जीरो। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, a1x प्लस का b1y प्लस का c1z माइनस का d1 प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस का b2y प्लस का c2z माइनस का d2 that will be equal to 0. This is the equation of a plane which is passing through the point of intersection of plane 1 and प्लेन 2। ये बात ध्यान रखना, ये मेंस में आ चुका है इसके ऊपर सवाल कि दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। तो प्लेन क्या होगा, जैसे r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और दूसरा प्लेन होगा r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। अगर मुझे दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना, देखो मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है या गलती करके आता है। जब हम लाइन और लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं तब हम यूज करते हैं कॉस थीटा। जब हम प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे तब भी हम कॉस थीटा यूज करेंगे, पर जब भी हम लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे तो तब हम साइन थीटा यूज करते हैं। याद रखना, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे तो साइन थीटा यूज करेंगे, बट प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल निकालेंगे तो वी विल बी यूजिंग व्हाट, कॉस थीटा। तो यहां पे कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू n1 वेक्टर
डॉट का n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पे दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, अगर दो प्लेन से, ये एक प्लेन है ये दूसरा प्लेन है, दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका नॉर्मल ऐसा आएगा, इसका नॉर्मल ऐसा आएगा, तो दोनों के नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब n1 डॉट n2 अगर 0 के बराबर आता है देन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। प्लेन्स कैसे हो जाएंगे बच्चों? परपेंडिकुलर हो जाएंगे अगर n1 डॉट n2 बराबर 0 आ जाएगा। और पैरेलल के केस में आपको पता ही है a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल लिखना है तो लाइन की इक्वेशन मान लीजिए आपको दे रखी है a वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ठीक है, लाइन की इक्वेशन हो गई r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b, और प्लेन का इक्वेशन दे रखा r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। मुझे दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं आपको पहले ही ये बात क्लियर कर चुका हूं कि दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? देखिए ये हो जाएगा आपका b डॉट n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ n के बराबर, या फिर आप इसको n डॉट b भी लिख सकते हैं। बात ये की है मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ n के बराबर। दिस इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। तो प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल निकालते वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? cos थीटा। लाइन और लाइन के बीच का एंगल निकालते वक्त भी हम cos थीटा यूज करेंगे, पर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालते वक्त हम sin थीटा यूज करेंगे, जो कि इसके पैरेलल वेक्टर और इसके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कंडीशन इन ऑर्डर दैट द लाइंस में लाई ऑन द गिवन प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी लाइन प्लेन पे कब लाई करेगी। ध्यान से देखिए, दिस इज माई हैंड, यू कैन सी दिस इज माई हैंड, दिस इज अ लाइन। इफ लाइन इज लाइंग ऑन द प्लेन, ये लाइन जो है आपको दिख रहा हो, ये लाइन जो है ये प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। अब लाइन अगर प्लेन के ऊपर लाई करेगी तो बताओ कितनी कंडीशंस हो सकती है? देयर विल बी टू कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है? लाइन का पैरेलल वेक्टर इस तरह से जाएगा, राइट? लाइन का पैरेलल वेक्टर इस तरह से जाएगा और प्लेन का नॉर्मल इस तरह से होगा। तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उन दोनों का डॉट जीरो होगा। पहली बात तो, पहली कंडीशन तो ये होना कंपलसरी है। दूसरी बात, लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा, लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो प्लेन को सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है दैट मींस ये जो है ना, ये प्लेन पे लाई करेगा। दिस विल लाई ऑन द प्लेन, द लाइन विल लाई ऑन द प्लेन। तो वही सिंपल सी बात है बच्चों। देखिए x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस y1 अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन n, और ये आपको प्लेन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये दोनों आपको दिए हुए, एक तो लाइन है और एक आपके सामने प्लेन है। तो सबसे पहली बात तो मैंने क्या बोली कि लाइन का जो पैरेलल है और प्लेन का जो नॉर्मल है दोनों का डॉट जीरो आ जाएगा। तो कैपिटल A इंटू एल प्लस कैपिटल B इंटू एम प्लस कैपिटल C इंटू एन दैट विल बी इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? वो ये है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है, बताओ इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है? सर इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं, वो x1 y1 और z1 है। दैट शुड सेटिस्फाई द प्लेन। इफ इट इज सेटिस्फाइंग द प्लेन दैट मींस यू आर थ्रू, आपका काम हो चुका है। a x1 प्लस का b y1 प्लस c z1, अगर इसका वैल्यू जीरो के बराबर आता है दैट मींस लाइन विल सेटिस्फाई द प्लेन, या लाइन जो है वो प्लेन के ऊपर लाई करेगी। तो टोटल मिला के कितनी कंडीशंस याद रखनी है बच्चों में? हमें टोटल मिला के दो कंडीशंस याद रखनी है। कौन कौन सी कंडीशन याद रखनी है सर? हमें दो बातें हैं, लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, और दूसरी बात लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। अब दो पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है प्लेन के रेस्पेक्ट में। अब दो पॉइंट क्या है? एक तो आपका x1 y1 z1 है और एक आपका x2 y2 z2 है। अगर सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड होंगे वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों पॉइंट्स को प्लेन में पुट करो। अगर प्लेन में पुट करोगे तो ये मिलेगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, और दूसरा मिलेगा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। अगर इन दोनों का सेम साइन मिलता है, सेम साइन का मतलब या तो दोनों नेगेटिव मिल जाए या फिर दोनों पॉजिटिव मिल जाए या दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाए, तो वो सेम साइड लाई करेंगे। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाए, यानी एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, या एक नेगेटिव आ जाए दूसरा पॉजिटिव आ जाए, तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो अपोजिट साइड लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना, ये बात हम बहुत सिंपली याद रख सकते हैं कि पॉइंट्स जो है वो प्लेन के सेम साइड लाई करेंगे या फिर अपोजिट साइड लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन।
ये बात ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत इजी है, वैसे तो हम फॉर्मूला बेसिस पे कर सकते हैं इसको, बस सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? डिफिकल्ट पार्ट क्या था? डिफिकल्ट पार्ट ये था कि जब आपने लाइन के लिए निकाला था कि किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर एफओपी निकाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और इमेज निकाला, दैट वाज द डिफिकल्ट पार्ट। दिस इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हैव द फॉर्मूला, बिकॉज यू हैव लर्न दैट फॉर्मूला इन स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना, ज्यादा इंग्लिश बोल दी कुछ, है ना। चलिए देखिए, इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, अगर मेरे पास प्लेन है ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इज इक्वल टू 0, मुझे इस प्लेन में मुझे x1 y1 z1 की इमेज निकालनी है। मुझे x1 y1 z1 की इमेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a बराबर आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 टाइम्स ऑफ इमेज के लिए -2 आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए माइनस आता है। तो यहां पे पॉइंट को पुट कर दो तो ये हो जाएगा ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 प्लस का d डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहां से इस फॉर्मूले से जो x y z का वैल्यू आएगा ना बेटा, वही आपका इमेज होगा, क्योंकि x1 y1 z1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, तो निकालना क्या है? केवल x y z निकालना है, और जो x y z आएगा वही आपका इमेज होगा। पर अगर बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, कि इस पॉइंट से x1 y1 z1 से मुझे इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो वही सेम बात जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है आपने। कैसे? इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो तो ये आ जाएगा ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 प्लस का d अपॉन अंडर रूट आएगा बाबा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, पूरे का मॉड लगाना तो जरूरी है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब बात आती है एफओपी कैसे निकालोगे? एफओपी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यही यूज होगा, बस -2 की जगह कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -2 की जगह कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। दैट विल बी द फॉर्मूला, दैट विल बी द फॉर्मूला। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट दैट वी कैन डू इन द प्लेन। और कभी भी इस चीज की जरूरत पड़ सकती है तो तैयार है ना ये फॉर्मूले याद रख के बैठना। वैसे आपने स्ट्रेट लाइन में याद कर रखी हो तो आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे ना, है ना। अगर भूल गए फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है बच्चों, वो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला केस होगा स्क्यू लाइंस का, सबसे पहला केस होगा बेटा स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस क्या होती है? नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना तो ये लाइंस इंटरसेक्ट करेगी ना ही ये पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, और ये जो मेरे सामने दीवार है साइड में, है ना, ऑब्वियस सी बात है, खुला हुआ नहीं है, दीवार है, मान लो दीवार है। तो इस प्लेन के ऊपर एक लाइन है, इस प्लेन के ऊपर एक लाइन है। अब मुझे दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, जैसे कि मैं उस लाइन को देख पा रहा हूं, आप भी अपने कमरे में बैठ के उस लाइन को देखिए, दिख रही है आपको लाइन? तो मुझे उस लाइन और इस लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे है, मतलब एक तो इस प्लेन में है इस तरीके से, एक इस प्लेन में है, तो एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, एक ऐसी लाइन आएगी जो दोनों के क्या आएगी? परपेंडिकुलर आएगी, और वही जो लाइन होगी वही आपकी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वही आपकी लाइन ऑफ क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, स्क्यू लाइंस के बीच में। अब स्क्यू लाइन से तो नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल है, तो दोनों लाइंस अलग अलग आएगी। एक लाइन आएगी r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, एक लाइन आएगी आपकी r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। अब दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका डॉट लेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अरे फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा बबुआ। अगर आप सोचो कि मैं वहां डिराइव कर दूंगा इस फॉर्मूले को, तो फिर तो आप बहुत भयंकर सोचते हो भाई साहब। इतना भयंकर अगर आप सोच रहे हो ना, फिर तो मतलब क्या बात है, कहने क्या है, क्या बात है, सही है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप वहां पे अगर इस फॉर्मूले को डिराइव कर दोगे, तो भैया मेरी तरफ से तो आपको सैल्यूट है, ठीक है। चलिए तो देखिए, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 ये रहा, b2 ये रहा, a1 a2 ये रहा। क्लियर है सबको? अब बात यह आएगी कि दूसरा ऑप्शन है, एक और ऑप्शन, लाइंस कैसी दिखाई दे सकती है? लाइंस आपको इस तरह से भी दिखाई देगी भाई। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई,
अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई तो क्या होगा बताओ? अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो गई तो भाई साहब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कब करेगी? जब एक प्लेन में आ जाएगी, और एक प्लेन में आएगी तो कोप्लेनर हो जाएगी, और कोप्लेनर हो जाएगी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूरा किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत काम की चीज होती है, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि दो लाइंस कोप्लेनर हो जाती है उसकी कंडीशन क्या होती है, अभी पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं, दो लाइंस और आ रही है आपके सामने, r इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और दूसरी लाइन है r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ये दोनों लाइंस कैसी है बालक? ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच में डिस्टेंस निकलेगी शॉर्टेस्ट, बिल्कुल निकलेगी साहब। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इन दोनों के बीच में आ जाएगा बच्चों, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये भी याद कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये भी आपको याद करना है। क्लियर है सबको? दोनों फॉर्मूले याद रख लेंगे, स्क्यू लाइंस के लिए और पैरेलल लाइंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, इस बारे में बात कर रहा था आपके। देखो अगर लाइन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए मुझे लाइन दे रखी है दैट इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, और यहां पे दे रखा कितना? लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 3k कैप। अब मुझे इस लाइन को वेक्टर फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में। बहुत आसान है, देखो x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 1/-1 इज इक्वल टू z माइनस 1/3। खत्म, ये लाइन आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। तो लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में आएगी ना तो सुंदर दिखती है। कैसी दिखती है बच्चों? सुंदर दिखती है ना, सुंदरी। तो यहां पे देखिए इन दोनों को, आप चाहते कि दोनों लाइंस आपकी कोप्लेनर हो जाए। इफ यू वांट दैट दिस टू लाइंस बिकम्स कोप्लेनर, तो कोप्लेनर के लिए कुछ नहीं करना होता। आपको मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 ये 0 हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, ये तीन वेक्टर्स का, ये भी एक वेक्टर है और बाकी दो वेक्टर ये STP है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 0, और वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। और a1 और a2 तो पॉइंट थे, तो a2 माइनस a1 यानी दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, यानी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1 और गामा 2 माइनस गामा 1, ये पहली रो में आ जाएगा। फिर इसका डायरेक्शन रेशो पैरेलल वेक्टर, यानी वो कितना हो जाएगा आपके सामने? L1 M1 N1 L2 M2 L2 L1 M1 N1 L2 M2 N2। क्लियर है सबको? तो ये L1 M1 N1 और L2 M2 L2 ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अगर आपने इसको 0 को कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो बस खेल खत्म है। अब बात ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, एंड द प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस। कौन सा प्लेन होगा जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करेगा? एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ जो दोनों लाइंस को कंटेन करेगा। तो x माइनस अल्फा 1 y माइनस बीटा 1 z माइनस गामा 1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 बराबर 0। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर। मेंस में बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल होता है ये फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, इसका पॉइंट माइनस इसका पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट माइनस का y कोऑर्डिनेट, इसका y z कोऑर्डिनेट माइनस का z कोऑर्डिनेट, वो पहली रो में। यहां पे L1 M1 N1 और L2 M2 N2 दैट विल इक्वल टू 0। यू आर थ्रू, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। प्लेन टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2 दैट विल बी इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज गिवन बाय P1 प्लस लैम्डा P2 दैट विल बी इक्वल टू 0। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, सेम जैसे अब स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, उसी तरह से यहां पे भी आएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला प्लेन है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z प्लस का d1 बराबर 0। दूसरा प्लेन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2z, है ना, प्लस का d2 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आपके सामने दो प्लेन्स दिए हुए हैं। अब इन दोनों प्लेन्स के एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं, तो बताइए क्या आएगा? P1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस P2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस का b2 का स्क्वायर प्लस का c2 का स्क्वायर। अब एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे, तो दो प्लेन्स आएंगे। अगर आपको ये पहचानना है कौन सा अक्यूट एंगल है कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो सेम वही प्रोसीजर लगेगा स्ट्रेट लाइन में किया था आपने, यानी a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2, इसका साइन देखना पड़ेगा आपको, राइट, जो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। इट्स इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, आप बस ये याद रखिए कि प्लेन्स का इक्वेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। क्या
बात है, सवाल आ गया डायरेक्टली। तो सवाल अब ध्यान से सुनिए, सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहला सवाल है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पी पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। क्या बात है, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, इन दोनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है, दो प्लेन से पास कर रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? डेफिनेटली इट विल बी P1 प्लस का लैम्डा P2 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पे P1 आपको पता है x प्लस 4y माइनस z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको लिख देता हूं मैं, x प्लस 4y माइनस का z प्लस का 7 प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 कितना हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा 3x प्लस का y प्लस का 5z माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन जो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 आई है, ये प्लेन का इक्वेशन आपका यही है, यानी ये और ये क्या है, सेम। कंपेयर करा देंगे। अब कंपेयर कैसे कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। x कॉमन निकालता हूं तो ये 1 प्लस 3 लैम्डा आ जाएगा, y कॉमन निकालूंगा तो ये 4 प्लस का 4 लैम्डा आ जाएगा, नहीं 4 थोड़ी है तो y है, तो 4 लैम्डा नहीं आएगा बालक, कितना आएगा, केवल लैम्डा आ जाएगा। और अगर लैम्डा आ जाएगा तो चेक कर लीजिए एक बार, ये आ जाएगा, y कॉमन निकालेंगे तो 4 प्लस लैम्डा, बिल्कुल सही बात है। अगर z कॉमन निकालूंगा तो माइनस 1 प्लस 5 लैम्डा आ जाएगा, और प्लस का ये आ जाएगा बेटा 7 माइनस 8 लैम्डा, है ना, 7 माइनस 8 लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 0। और ये प्लेन जो आपको दिया हुआ है ax प्लस का by प्लस का 6z माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ये दोनों प्लेन सेम है। अगर दोनों प्लेन सेम है तो दोनों को कंपेयर करा सकते हैं, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा कंपैरिजन करने पे बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय a दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भगवान अपना साथ देगा और अपन जीतेंगे। माइनस 1 प्लस 5 लैम्डा डिवाइड बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 8 लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस 15। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इनसे सॉल्व करने पे नहीं आएगा, इसमें ऑलरेडी वेरिएबल है a और b, इसको और इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस का 75 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 42 माइनस 8 6 48, ये हो जाएगा आपका 48 लैम्डा। तो ये आपको मिल जाएगा कितना कितना कितना, ये हो जाएगा 15 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 75 लैम्डा माइनस 48 का लैम्डा, ये हो जाएगा 15 माइनस 42, व्हाट इट विल बिकम, ये हो जाएगा आपका 27। तो ये हो जाएगा माइनस का 27 और ये कितना हो जाएगा, 75 में से 48 जाएंगे तो ये प्लस का 27 लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू -1 आ जाएगा। अब लैम्डा का वैल्यू अगर -1 आ जाएगा तो बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x प्लस 4y माइनस z प्लस का 7 माइनस 3x माइनस y माइनस का 5z प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा माइनस का 2x, x वाली टर्म्स को काट दो, 4y माइनस y इट विल बी व्हाट 3y, ये भी काट दीजिए, माइनस z में माइनस का 6z हो जाएगा बेटा, और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 3y प्लस का 6z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमें इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जो कि बहुत आसान है, कर लोगे। पॉइंट पुट कर दो इसके अंदर, 3 2 जा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा कितना बेटा 9 प्लस ये हो जाएगा 36, ये नीचे तो 7 बनेगा। अगर नीचे 7 बनेगा तो ऊपर कितना बन रहा है, प्लस का 21 बन रहा है, तो 21/7 3 आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। आई थिंक 3 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। जेईई मेंस का ही सवाल है। अब देखो मैंने आपको कहा था इस कंडीशन को ध्यान रखना कि एक प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, वो दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इसका मतलब P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों को कंपेयर करा दिया और आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है, इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। देखो फिर से वही कंडीशन, जिस चीज पे मैं बार बार आपके सामने फोकस कर रहा हूं, नो डाउट मैंने ये सवाल लिए हैं आपको बस यही बताने के लिए, आपको ये आगाह करने के लिए। प्लीज आप इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। अगर आपके सामने ये सवाल आ गया आप नहीं कर पाए विदाउट मतलब फॉर्मूला नहीं पता, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब पहला पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए, -1 2 1, ये पहला पॉइंट है यहां से। दूसरा पॉइंट अगर निकालेंगे तो -2 -1 लाइक दिस, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमें बस कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है तो क्या करना है, डिटरमिनेंट को 0 करना है। डिटरमिनेंट किसका 0 करना है, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 1 -1 -2, दिस इज 1, दिस विल बी 3 2 -1 3, ये हो जाएगा आपका 2। यहां से आप देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये 5 - a हो जाएगा बच्चों, और ये 1 हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0।
इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। फिर हमें बताना लाइन L2 कहां से पास करेगी। तो पहले लाइन L2 तो निकालो, क्योंकि लाइन L2 में A आ रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू में -1 माइनस का 5 प्लस का A माइनस का 3 इंटू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का A प्लस का 2 इंटू इट विल बी 10 माइनस 2A और इट विल बी प्लस A, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -6 प्लस A, ये हो जाएगा -6 प्लस का 3 है, प्लस का ये हो जाएगा कितना 20, अंदर माइनस A बचेगा तो माइनस का 2A, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3A प्लस A 4A, 4A माइनस 2A विल बिकम 2A। तो यहां से हटा दो, ये आ जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा माइनस का 12, तो 20 माइनस का 12 विल बी गिविंग यू 8, है ना। 20 प्लस 12 ये तो होता है ना, 20 माइनस 12 8, दैट विल इक्वल टू 0। तो A का वैल्यू यहां से -4 आ जाएगा। अगर A का वैल्यू -4 आ जाएगा तो लाइन हो जाएगी x प्लस 2 अपॉन -4, ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन A का वैल्यू -4 आ रहा है, तो -4 आ रहा है तो ये 9 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1 आर कोप्लेनर, देन लाइन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट। अब चेक कर लो किस पॉइंट से पास कर रही है, तो सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। 10 2 2 10 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 12 अपॉन -4, ये हो जाएगा 11 अपॉन 9, ये तो बराबर आ ही नहीं रहे, पहला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरा देखिए 2 -10 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन -4, y की जगह -10 तो ये हो जाएगा -9 अपॉन 9, अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। z की जगह -2 तो -2 प्लस 1 अपॉन 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1 और ये भी आ जाएगा -1, इसका मतलब बी हमारा ऑप्शन होगा, राइट। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट। आप सबको ये बातें समझ में आई होगी, जो बातें मैंने आपको बताई। तो बेटा आप लोगों के लिए मैं बता दूं, वेक्टर 3D इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप दिस टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक को वैसे स्किप ना करें, क्योंकि जेईई मेंस का जो अभी पैटर्न चल रहा है ना, वो पैटर्न यही है। इफ यू वांट 99 परसेंटाइल से ज्यादा, अगर 99 परसेंटाइल से ज्यादा चाहिए, अगर 50 नंबर चाहिए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। आपको लिटरली 99 परसेंटाइल क्रॉस करानी है तो यू शुड हैव मोर देन 75 मार्क्स। 75 मार्क्स से तो ऊपर आना ही चाहिए। 80 मार्क्स भी आ सकते हैं, 80 मार्क्स से ऊपर भी आ सकते हैं। सर एक बात बताओ ना सर, देखो कुछ भी आ सकता है। मैं तो यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, है ना। मेरे पढ़ाए हुए तरीके से आप अप्लाई करो, सवाल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। हो सकता है मेरी ट्रिक्स कहीं पे काम आ जाए आपको, और हो सकता है मेरी ट्रिक्स या जो भी मैंने आपको तरीके बताए शुरुआत से लेकर आखिर तक, जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, सबसे पहले तो मैं उनके पेशेंस को थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन, है ना। सारों आपने वो चीज को कोऑर्डिनेट किया, उस चीज को कोऑर्डिनेट किया मतलब उन चीजों को सीखने की कोशिश की, बिकॉज आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मुझे पता है कि एक क्विक रिवीजन क्या होता है, उसकी कितनी ज्यादा जरूरत होती है। आई नो दैट थिंग, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, दिस इज हर्ष मालव, बाय।